कर देती हूँ। होता इस तरह से है कि जो बैंकिंग जो कंपनी है, मॉर्गेज कंपनी, वो अपनी जेब से नहीं देती है लोन, बल्कि वो क्या करती है कि वो मॉर्गेजेस आगे किसी के ऊपर बेच देते हैं और फिर जिसके ऊपर वो बेचते हैं उनसे वो पैसा लेते हैं और फिर आगे देते हैं। ठीक है, जो खरीदता है उसको क्या फायदा है कि वो एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चार्ज करते हैं एज अ फीस। दूसरी बात ये कि जो कलेक्शन की जो जिम्मेदारी है लोन्स कलेक्शन की, वो सारी की सारी मॉर्गेज कंपनी पे नहीं होती है, बल्कि जिसने उससे खरीदा होता है उसके ऊपर होती है कि उसने वापस लोगों से पैसा लेना है। ठीक है, तो वो फिर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती, दूसरा भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब मिस्टर रजा को उसमें नुकसान क्या है कि उसने जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो अपना डीलिंग की, उसमें उसने रेट फिक्स किया हुआ है 12% पे। अब अगर मार्केट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी 14% पे हो जाता है मॉर्गेज का जो रेट है, तो उसको नुकसान है कि उसने तो 12% पे 20 सालों के लिए फिक्स कर लिया है। ठीक है, और मार्केट में जी इंटरेस्ट रेट हो गया 14% या 15%, तो उससे तो नुकसान है, वो तो जी 20 सालों के लिए फंस गया है। अब 20 साल तक उसे 12% ही रिटर्न आता रहेगा, जबकि रेट तो 14 और 15% है। सो दैट इज अ लॉस। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। अब उसको क्या करना चाहिए, आप लोग का क्या ख्याल है? जी क्या ख्याल है? हेलो, जी मैम। क्या करना चाहिए उसको अब इस लॉस से बचने के लिए अगर इंटरेस्ट इंक्रीज हो? मैम ये किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे दे। हाँ, लेकिन उसमें नुकसान ये है ना कि उसे तो 12% पे लोन देना है 20 सालों के लिए, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो उसको तो नुकसान है। तो 20 सालों के लिए इसने कमिटमेंट कर ली, ये तो फंस गया है। तो इसको ऐसे केस में क्या करना चाहिए? मैं आप लोगों से सोल्यूशन पूछ रही हूँ। नो वन नोस। मैं हर 2 साल के बाद इसको रिव्यू करूंगा, तो किससे पढ़ा मैं रिव्यू रो नहीं सकता। हाँ, अच्छा, मैं कौन से 2 साल बाद में रिन्यू करेंगे, 2 साल तो इस तरह में न्यू प्राइस पे मैं इंटरेस्ट होगा। ओके। लेट्स सी, आप लोग जो है इसमें, खैर आप लोग का कसूर भी नहीं है क्योंकि ये पहली दफा इस किस्म का प्रॉब्लम आपके सामने है। अभी तक तो हम कमोडिटी से रिलेटेड पढ़ रहे थे ना कि सीमेंट की बोरियां है उसमें क्या करेगा, इसलिए तो पहली दफा आपके सामने इस किस्म का प्रॉब्लम है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट हाँ, जिस एक बच्चे ने कहा है कि मैडम वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा 2-2 सालों के लिए, तो लेट्स सी। ठीक है, यूज शॉर्ट हेज। शॉर्ट हेज का मतलब क्या होता है? जब लॉन्ग हेज होता है विच मीन्स यू आर द बायर। ठीक है, व्हेन शॉर्ट हेज होता है विच मीन्स यू आर द सेलर, यू हैव टेकन शॉर्ट पोजीशन। टू हेज दिस रिस्क ही सेल्स 2 months ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये क्या करेगा, जो ये बैंकिंग मॉर्गेज कंपनी है, क्या नाम है इसका, नदीम रजा वाली, ये ट्रेजरी बॉन्ड्स ले लेगा। ट्रेजरी बॉन्ड्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, टी बॉन्ड्स जो होते हैं, वो 2-2 महीने के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो बेचेगा। ठीक है, थ्रू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 2 महीने बाद तुम मुझसे ये ट्रेजरी बॉन्ड्स इतने रुपए के खरीदोगे। ठीक है, फिर इसने दूसरे को कहा कि 2 महीने जब खत्म हुए फिर तुम मुझसे खरीदो। मुझसे 2-2 महीने के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया है ट्रेजरी बॉन्ड्स का। अब आप कहोगे मैडम ट्रेजरी बॉन्ड्स का क्या ताल्लुक है इसके साथ, सर्विसेज के साथ? ठीक है, अब मैं बताती हूँ क्या ताल्लुक है। With rise in interest rates, the price of mortgage as well as T-bonds will fall. Why? अगर जो वैल्यूएशन ऑफ अ बॉन्ड का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो उसमें आपको याद होगा कि इंटरेस्ट रेट डिनोमिनेटर में आता है। यस और नो? यस मैम। प्राइस ऑफ अ बॉन्ड जब आप कैलकुलेट करते हो उसमें हमेशा इंटरेस्ट रेट डिनोमिनेटर में आता है। तो जो चीज डिनोमिनेटर में होती है जब वो इंक्रीज होती है तो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेगा
तो वो जो मॉर्गेज की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। ऑफ कोर्स वो 12% पे फिक्स है, बाहर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और टी बॉन्ड्स की भी वैल्यू गिरेगी, ठीक है। क्यों गिरेगी? क्योंकि उसके ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, बायर मार्केट में जो नए टी बॉन्ड्स है वो आपको 14% ऑफर करें। ऑफ कोर्स पीपल विल गो फॉर द न्यू बॉन्ड रादर देन योर्स, बट आपको इसका नुकसान इसलिए क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर इन अ सेलिंग पोजिशन। तो आप तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो कि मैं तुम पे ट्रेजरी बॉन्ड्स इतने के बेचूंगा। अब बाहर में मार्केट रेट इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से आपके वाले जो पर्टिकुलर ट्रेजरी बॉन्ड्स है उनकी कीमत गिर गई है, क्योंकि वो 12% रेट ऑफर कर रहे थे, तो कोई खरीद नहीं रहा कि हम 14% वाले क्यों ना खरीदें। तो आपको इससे नुकसान नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो इन्हीं बॉन्ड्स के ऊपर, और आपने उसकी कीमत फायदे वाली लगाई हुई है। तो नुकसान उस बंदे का है जो आपसे ये ट्रेजरी बॉन्ड खरीदेगा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, आपका तो नहीं, आपने तो अपनी प्राइस लॉक की हुई थी। So his loss on mortgage is offset by the profit on short hedge of bonds. ठीक है, उसने क्या किया कि जो लोन से जो उसको नुकसान होना था इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की वजह से, वो उसने कंपेंसेट कर लिया बॉन्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो क्या होगा, उसने टी बॉन्ड्स की प्राइस लॉक की हुई है, अगर कल को उसकी प्राइस गिरती भी है मार्केट में तो उससे लॉस नहीं, क्योंकि उसने फिक्स किया हुआ है। वहां पे तो वो 20 साल के लिए फंस गया ना, उधर तो वो कुछ कर नहीं सकता 20 साल से पहले, लेकिन जो वहां पे नुकसान उसको 20 साल तक होता रहेगा जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसको कैसे कंपनसेट करेगा? साइड पे शॉर्ट टर्म हेजिंग करके। लॉन्ग टर्म हेजिंग वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म करता है तो वहां भी 20 साल के लिए फंसा हुआ है, इधर भी लंबे अरसे के लिए फंस जाएगा, तो नुकसान पे नुकसान होगा। 2 मंथ्स के लिए वो इसलिए करेगा कि 2 मंथ्स बाद फिर देखेगा क्या हालात है, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट, फिर देखेगा कि क्या, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके पास चांस होगा टू सेफगार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट लॉसेस। But they are telling you that this is not a perfect hedge. Why is this not a perfect hedge? मैम जब वो ये ट्रेजरी बॉन्ड सेल करेगा तो मैम सेलर को पता नहीं होगा कि ये बॉन्ड अभी मतलब 14% पे है मार्केट, नहीं, तो देखो वो क्यों लेना आप चाहेगा मैम? कॉन्ट्रैक्ट तो 2 महीने पहले किया ना, इंटरेस्ट तो 2 महीने बाद गिरा है ना। जिस वक्त आप करे तो उस वक्त तो नहीं गिरा था ना, आपको शक था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जितने भी ये सौदे होते हैं मार्केट में, ये सारे इसीलिए होते हैं क्योंकि जो 2 डिफरेंट लोग हैं वो 2 डिफरेंट तरीकों से सोचते हैं। अगर सारे लोग एक ही तरीके से सोचना शुरू कर दें तो कभी भी लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए। उसकी वजह ये है कि देखो, जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है ना, मैं एक प्रॉपर्टी महंगी बेच रही हूँ, आप मुझसे खरीद रहे हो, आप क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि आपको लगता है फ्यूचर में महंगी होगी, तो चलो मैं इससे अभी खरीद लेता हूँ, मुझे फायदा होगा। मैं क्यों आप पे बेच रही हूँ? क्योंकि मुझे लगता है अभी इसकी जितनी कीमत है फ्यूचर में इसकी इतनी कीमत नहीं होगी, बल्कि इसकी कीमत गिरेगी, तो चलो मैं जो हूँ अभी से बेच दूँ। तो 2 मुख्तलिफ माइंडसेट्स होते हैं तो डीलिंग्स होती है, वरना कोई डीलिंग ही ना हो अगर सब एक ही तरह सोचें। अब देखो, एक स्पेकुलेशन ये है कि रमजान के बाद प्रॉपर्टी की प्राइसेस चढ़ती हैं, तो जिन्होंने बेचनी है वो कह रहे हैं अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, रमजान के बाद ये जनरल ट्रेंड है कि प्रॉपर्टी महंगी होती है, तो तब हम बेचेंगे। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आजकल ऑलरेडी कोरोना की वजह से लोगों के हालात खराब हैं और ये मार्केट्स बड़ी डाउन हो रही है और सारी प्रॉपर्टी जो है वो स्टैंड स्टिल पर आ गई है और कोई कारोबार हो नहीं रहा, तो हम इसको अभी से बेच देते हैं। तो लोगों के मुख्तलिफ नजरियात होते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। अब आप जो कह रहे हो कि अगला बंदा क्यों उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नदीम को लगता है कि प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती है, इंक्रीज हो सकती है, मुझे नुकसान होगा, तो मैं अभी से कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। दूसरा कहता है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, वो गिरेगा, वो इन हालात में गिरेगा, तो चलो मैं अभी से नदीम रजा के साथ इस मॉर्गेज कंपनी के साथ लॉक कर लेता हूँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और जब इसकी प्राइस गिरेगी तो मुझे फायदा होगा। क्यों? फिर सब लोग मेरे वाले टी बॉन्ड्स खरीदेंगे कि इस पे तो 12% मिल रहा है, बाहर तो 10% पे गिर गया है, तो हम इसका वाला खरीदेंगे। तो मुख्तलिफ सोचें होती हैं, इसीलिए लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब बात की समझ आई? यस मैम। Why this is not a perfect hedge? मेरे ख्याल से
ये इस वजह से ऐसा है क्योंकि देखो परफेक्ट हेज वो होता है जो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। फॉर एग्जांपल क्या? देखो मैं ये कह रही हूँ कि हेजिंग ऐसे करनी चाहिए कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो और आपके मॉर्गेजेस में लॉस है तो दूसरी तरफ इंटरेस्ट इंक्रीज की वजह से फायदा हो। यहाँ पे देखो जब प्राइस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है तो मॉर्गेज की प्राइस भी गिरी है और टी बॉन्ड्स की प्राइस भी गिरी है, दोनों की प्राइसेस गिरी है। तो मैं कह रही हूँ उसको ऐसी जगह हेजिंग करनी चाहिए जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज से उल्टा उसकी वैल्यू बढ़े, गिरे ना, मतलब इसको ऑपोजिट जाना चाहिए। अगर तो इंटरेस्ट रेट से ऑलरेडी मॉर्गेज की प्राइस भी गिरी है और जिस पे ये हेजिंग करे उसकी भी गिरी है तो उससे ज्यादा फायदा तब होगा कि वो ऐसी चीज उठाए जो मॉर्गेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हो। देखो जैसे गोल्ड और यूएस डॉलर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ अगर आप गोल्ड की हेजिंग के लिए डॉलर में इन्वेस्ट करते हो तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि जो उससे ऑपोजिट चलता हो, कि अगर गोल्ड में लॉस हो तो उधर कंफर्म फायदा हो। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एक जगह लॉस होगा तो दूसरी जगह भी लॉस ही होगा ना। समझ आ रही है बात की? यस मैम, थोड़ी बहुत। देखो अगर आप गोल्ड और डॉलर को देखो, जब गोल्ड बढ़ता है डॉलर बढ़ता है। अगर मैं गोल्ड में हेजिंग करती हूँ और मैं उसके साथ गोल्ड की प्राइस को अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए डॉलर में हेजिंग करती हूँ तो भाई जब गोल्ड गिरता है तो डॉलर भी गिरता है ना। मैम फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की सिचुएशन ले लें मैम, गोल्ड की प्राइसेस तो वही है, डॉलर गिर गया है, तो इस सिचुएशन में फिर क्या होगा? देखो जो जनरली जो होता है ना वो इस तरह से होता है कि जब आपका डॉलर बढ़ता है तो आपका गोल्ड भी बढ़ता है। अभी तो पेंडेमिक है ना, पूरी दुनिया जो है उसकी इकोनॉमी डूब भी रही है, लेकिन अभी भी पिछले दिनों देखो डॉलर बहुत ज्यादा चढ़ गया था। जब गोल्ड 1,06,000 पे था तो डॉलर भी बहुत ऊपर गया था। यस मैम, 168 69 तक पहुंच हाँ गया था। डॉलर भी बहुत इंक्रीज हुआ था ना, क्योंकि ये जनरल ट्रेंड है कि डॉलर और गोल्ड एक साथ ऊपर जाते हैं एक साथ नीचे आते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ ऐसी चीज में हेजिंग करो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, कि अगर एक में नुकसान हो दूसरे में फायदा हो, एक में फायदा दूसरे में नुकसान हो। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो मेरे हिसाब से फिर हेजिंग का क्या फायदा? अगर लॉस होगा तो फिर तो दोनों जगह लॉस होगा ना। तो मैं कहती हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में हेजिंग करो बजाय सेम सिमिलर एसेट्स में, ठीक है, जो एक दूसरे से ऑपोजिट जाते हैं। तो मेरा एटलीस्ट ये कहना है, आप लोग डिसएग्री कर सकते हो, ऑफ कोर्स हर एक की अपनी सोच होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। बस है मैडम। है आप लोगों ने पढ़ी कितनी स्लाइड है ये देखो। हाँ माशाल्लाह 3 स्लाइड्स पढ़ी हैं। ये हिसाब रहा ना तो बच्चे 50 नंबर का पेपर नहीं बनने वाला। अच्छा अब देखो, मसूद इज अनदर मॉर्गेज बैंकर। सारी मिसालें इस चैप्टर में मॉर्गेज बैंकर्स की हैं। His firm uses advance commitments, ठीक है, where he promises to deliver loans to a financial institution before he promises with borrowers. तरीका उसी वाला है, वही मॉर्गेज बैंकर वाला है। एडवांस कमिटमेंट्स मतलब कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो सकता है, उसके साथ वो डील कर लेता है कि मैं तुम्हें इतने बोरोवर्स ला के दूंगा, ठीक है, मतलब उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतने कस्टमर्स लाऊंगा या मैं तुम्हारे लिए इतने बोरोवर्स लोन के लेकर आऊंगा। यानी लोन देने से पहले वो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इतने कोटा मैं पूरा करूंगा। यहाँ तक समझ आई? On March 1, his firm agreed to sell mortgages to state insurance company. 1 मार्च को उसकी फर्म ने क्या कहा कि हम मॉर्गेजेस बेचेंगे स्टेट इंश्योरेंस कंपनी को। The agreement specifies that he must turn over 12% coupon mortgages with a face value of ₹1 million to state by May 1. अच्छा इसकी जो प्रॉब्लम है that is very similar to that of नदीम रजा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज किया, वरना देखो सेम 1 मिलियन है, सेम 12% ही है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने इसमें कुछ डेट्स चेंज कर दी हैं या इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी है।
So anyways, the agreement specifies that he must turn over 12% coupon mortgages with the face value of ₹1 million to state by May 1. इसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया मसूद की फर्म ने स्टेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि मैं तुम्हें 1 मई तक जो है ₹1 मिलियन के कर्जे वाले लोग ला कर दूंगा। मतलब मैं 1 मई तक तुम्हें ₹1 मिलियन कर्जे इशू करके ला कर दूंगा। ठीक है। As of March 1, Masood had not signed up any borrowers. अच्छा, उसने तो उनको कह दिया 1 मार्च को कि मैं 1 मई तक तुम्हें बंदे पूरे करके दूंगा। मैडम जी क्या कह रहे हैं? मैडम आवाज का प्रॉब्लम है। फिर आप होगा वही, बाकियों का आवाज जा रही है। आप अपना जरा नेट चेक करो, सही है। खैर, तो 1 मार्च को उसने कह दिया, हमें आवाज आ रही है। सही है मैडम। अच्छा ठीक है। तो 1 मार्च तक जी उसने कह दिया मैं तुम्हें 1 मई तक इतने कर्जे जो है वो इशू करके दूंगा। ठीक है। अब March 1 तक तो मसूद के पास कोई बोरोवर है नहीं। 2 महीने के अंदर अंदर उसने सारे बोरोवर्स भी लेकर आने हैं। Over the next 2 months, he will seek out individuals who want mortgages beginning May 1. अगले 2 महीने उसने क्या करना है? उसने ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनको mortgages चाहिए जो कि 1 मई से शुरू हो, क्योंकि उसने प्रॉमिस तो कर लिया कि मैं तुम्हें बंदे ला कर दूंगा। बंदे भी तो ढूंढने हैं ना उसने। If interest rates fall before he signs up a borrower, the borrower will demand a premium on a 12% coupon loan. That is, the borrower will receive more than par on May 1. Because Masood receives par from the insurance company, he must make up the difference. How to hedge? सिंपल ये आपको कहता है कि उसने जी डील कर ली है कि मैं तुम्हें 12% पे लाकर दूंगा बोरोवर्स इंश्योरेंस कंपनी के साथ। अब इस 2 महीने के दौरान जब तक उसने बोरोवर्स लाने हैं, हुकूमत जो है वो इंटरेस्ट रेट गिरा देती है। अब ऑफ कोर्स लोग कहेंगे कि हम तुमसे 12% पे लोन क्यों लें जब बाकी जगहों से 10% पे लोन मिल रहे हैं। ऐसा ही है। और ये आगे जी स्टेट इंश्योरेंस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है कि मैं तुम्हें 12% पे ही बंदे ला के दूंगा। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट गिर जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में ये क्या करेगा? उधर भी ये जबान दे चुका है और यहाँ पे भी मसला हो गया। तो नुकसान तो बीच में मसूद का है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने तो 12% पे मुआयदा किया, तो 12% पे ही मांगेगा। अब ये क्या करेगा? मैम ये लॉन्ग हेज इस्तेमाल करे फिर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है। सो ही विल यूज द लॉन्ग हेज। कैसे लॉन्ग हेज? देखो, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा ना तब यू विल यूज शॉर्ट हेज। जब इंटरेस्ट रेट गिरने का खतरा होगा देन यू विल यूज द लॉन्ग हेज। अब इसमें करना क्या है? Because he loses in the cash market when interest rates fall, he should buy futures contracts to reduce the risk. अगर तो इंटरेस्ट रेट जो है वो गिरता है तो उसको कैश मार्केट में तो लॉस है, क्योंकि लोग जो हैं वो कहेंगे कि हम ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन क्यों लें, हम कम पे क्यों ना लें। ऑफ कोर्स, तो उससे क्या करना है कि उसको फ्यूचर्स मार्केट में बायर बन जाना है टू रिड्यूस द रिस्क। क्यों? जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इसके मॉर्गेज की भी वैल्यू कम होगी, साथ में और एसेट्स की भी वैल्यू कम होगी। तो ये कम वैल्यू पे और एसेट्स उठाएगा और उनको आगे महंगा बेचेगा, और इसको वहां पे जो फायदा होगा उससे वो मॉर्गेज के नुकसान को कवर अप करेगा। अब समझ आई? यस मैम, आ रही है बिल्कुल। ठीक है। ये क्या करेगा कि जो इसको नुकसान मॉर्गेज की मार्केट देगी ना इंटरेस्ट रेट गिरने से, उसका फायदा ये उठाएगा कि जब और एसेट्स की वैल्यू भी गिरेगी, जैसे बॉन्ड्स की वैल्यू जो है वो जो है क्या कहते हैं, उसमें भी फर्क पड़ेगा, बाकी जो भी है आपके टीबल से भी सबकी वैल्यूज पे फर्क पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? ये कहेगा कि जो और चीजें भी सस्ती होंगी, जब मेरा मॉर्गेज सस्ता होगा तो और चीजें भी सस्ती होंगी, तो मैं वो बाकी सस्ती चीजें उठा लूंगा और उनको आगे महंगा बेचूंगा। तो जो नुकसान जो मॉर्गेज में होगा वो मैं उधर से पूरा कर लूंगा। When interest rates fall, the value of his futures contracts increases. ठीक है, उसकी जो वैल्यू है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। वो क्यों इंक्रीज हो जाएगी? कि भाई
वो उसने जिस वैल्यू पे कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यानी फॉर एग्जांपल उसने 12% बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब इंटरेस्ट रेट गिरे हैं, अब मार्केट में 10% बॉन्ड्स पे रेट ऑफर हो रहा है, लोग कहेंगे हमें तो 12% रेट वाले बॉन्ड चाहिए जो हमें 12% रिटर्न दे, हम क्यों मार्केट से 10% वाले बॉन्ड उठाएं, तो इसके बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा, उनको महंगा बेचेगा और इसको उससे फायदा होगा, ठीक है। The gain in the futures market offset the loss in the cash market. तो इसको फ्यूचर्स मार्केट में बायर बन के लॉन्ग है से जो फायदा होगा वो मॉर्गेज से जो इसको लॉस होगा उसको कवर अप कर लेगा। Conversely, he gains in the cash market when interest rates rise. ठीक है, उल्टा हिसाब क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसको कैश मार्केट में गेन होता है। क्यों गेन होता है कि लोग कहते हैं कि भाई हम अब 14% पे लोन मिल रहा है, हम 14% पे लोन उठाएं, इससे अच्छा नहीं कि हम 12% पे लोन ले लें, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तब इसको कैश मार्केट में फायदा होता है, ठीक है, और फ्यूचर्स मार्केट में इसको नुकसान होता है। समझ आ गई? कन्वर्सली मतलब अगर रिवर्स कर दो ना सिचुएशन, तो जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो इसको मॉर्गेज में लॉस है, फ्यूचर्स मार्केट में फायदा है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसको मॉर्गेज में फायदा है और फ्यूचर्स मार्केट में लॉस है। समझ आ गई यहाँ तक? यस मैम। The standard deviation of monthly changes in the spot price of live cattle is 1.2. लाइव कैटल का मतलब आता है ये जो भेड़ बकरियां वगैरह होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है फ्लक्चुएशन, चेंजेस। सो मंथली जो चेंजेस है स्पॉट प्राइस ऑफ लाइव कैटल इज 1.2, ठीक है। अच्छा, इन सेंट्स पर पाउंड मतलब 1.2 सेंट्स पर पाउंड का चेंज आता है। जैसे अगर अभी आप जाओ ये बकरियां वगैरह खरीदने के लिए या भेड़ें, वो क्या होती है, शीप, तो अभी की प्राइस और अगले महीने की प्राइस में 1.2 पाउंड का फर्क होगा, ठीक है। तो मतलब इतना इस हिसाब से फ्लक्चुएट करती है इनकी कीमतें। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मंथली चेंजेस इन द फ्यूचर्स प्राइस ऑफ लाइव कैटल फॉर द क्लोजेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज 1.4। स्पॉट में फ्लक्चुएशन इज 1.2 और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम बकरी या जो भी है भेड़ वो 1.4, which means fluctuation in futures market is more than fluctuation in spot market. So change in F, delta F is more than delta S. यहाँ तक समझ आई? मैम जरा फिर से बताओ मेरे को। अच्छा, फ्यूचर्स जो मार्केट है ये भेड़ बकरियों की जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऐसे भेड़ बकरियों भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अच्छा, उसमें मंथली चेंजेस आती है 1.4 पाउंड की, जबकि जो कैश मार्केट है, स्पॉट मार्केट है, अभी जाओ पैसे दो और भेड़ बकरी उठा लो, जैसे ईद पे हम करते हैं कुर्बानी के लिए, उस पे जो चेंजेस है वो है 1.2 पाउंड। मतलब अगर आप इन्हीं भेड़ बकरियों को फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लेते हो तो 1.4 पाउंड का फर्क आता है, यानी हर महीने इतने इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और स्पॉट में जो है हर महीने 1.2 का इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो मतलब जो उसमें जो चेंजेस है या फ्लक्चुएशन फ्यूचर्स मार्केट में ज्यादा है, स्पॉट मार्केट में कम है। जो कोरिलेशन है, द कोरिलेशन बिटवीन द फ्यूचर्स प्राइस चेंजेस एंड द स्पॉट प्राइस चेंजेस इज 0.7, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि changes in futures and changes in spot market, how much are they related, how much are they connected to each other, so that is 0.7, ठीक है। मतलब 70% ये इनका आपस में कोरिलेशन है, which is a strong correlation। 0.7 अच्छी वैल्यू है, ठीक है, कोरिलेशन के साथ। It is now October 15, आज 15 अक्टूबर है। A beef producer is committed to purchasing 200,000 pounds of live cattle on November 15। आज जो है वो अक्टूबर 15 है, एक महीने बाद एक बीफ प्रोड्यूसर जिसकी गोश्त की दुकान है, जो गोश्त बेचता है, उसने कमिटमेंट की हुई है कि मैं 2 लाख पाउंड की जो है वो भेड़ बकरियां खरीदूंगा, ठीक है। कब? नवंबर 15 को, एक महीने बाद।
The producer wants to use the December live cattle futures contract to hedge its risk. इसको कैटल इसने कब खरीदनी है? नवंबर 15 को, ठीक है। ये अपने आप को हेज करना चाहता है दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में। Each contract is for the delivery of 40,000 pounds of cattle. What strategy should the beef producer follow? देखो ये क्या करते हैं ना, जो बीफ जो ये गोश्त कसाई जो होते हैं, ये जानवर खरीदते हैं, आगे इसको ज़बह करके गोश्त बेचते हैं, ठीक है, समझ आ रही है? ये क्या करते हैं? Yes, ma'am. खरीदते हैं, जानवर खरीदते हैं, आगे बेचते हैं ना गोश्त। अब इसने जानवर कब खरीदने हैं? इसने 15 नवंबर को खरीदने हैं, ठीक है। दिसंबर में इसने क्या करना है कि इसने आगे गोश्त या जो भी है जानवर डिलीवर करना है। अब ये कहता है कि मैं अपने आप को हेज करूं इस तरीके से कि अगर मैं नवंबर में जानवर खरीदता हूं और एकदम से कीमतें गिर जाती हैं गोश्त की या कैटल की, तो मुझे नुकसान होगा, क्योंकि मैंने दिसंबर में आगे लोगों को प्रोडक्ट डिलीवर करनी है ना। पहले खुद खरीदेगा तो आगे डिलीवर करेगा। ये कहता है ये ना हो मैं खरीदूं मार्केट में गोश्त सस्ता हो जाए तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर तो मैं जब दिसंबर में बेचूंगा तो मुझे तो बड़ा लॉस होगा। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं हेजिंग कर लेता हूं ताकि जब दिसंबर में मैं डिलीवर करूं गोश्त तो मुझे नुकसान ना हो। यहाँ तक समझ आ गई? जी मैम। अच्छा, so what will he do? The optimal hedge ratio is this. G optimal hedge ratio is 0.6. The beef producer requires a long position in 200,000 जो है 200,000 is basically this. जितना उसने खरीदना है लाइव कैटल 200,000 पाउंड्स की खरीदनी है ना, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट है 2 लाख पाउंड। 2 लाख पाउंड को मल्टीप्लाई कर दो ऑप्टिमल हेज रेशो के साथ विच इज 0.6, तो आपके पास आता है 1,20,000। The beef producer thus requires a long position in December contracts, closing out the position on November 15. तो ये क्या करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी क्या कहते हैं, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये लॉन्ग पोजीशन लेगा, ठीक है। एक पोजीशन इसकी नवंबर 15 को क्लोज आउट होगी जब ये कैटल जो है इसको खरीदनी है, और दूसरी इसकी पोजीशन कब क्लोज होगी? दिसंबर में क्लोज होगी। इसने कैसे डिसाइड किया कि मुझे कितनी पाउंड्स में कॉन्ट्रैक्ट करना है कैटल के? इसने 1,20,000 पाउंड्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है कैटल का। अच्छा देखो, कैटल जो है इसका तो वजन मैटर करता है ना। जब हम दुम्बा लेते हैं, बकरा लेते हैं, हम तो ये देखते हैं ये कमजोर है कि मोटा, इसमें कितना गोश्त है। बाकी हम जब गोश्त खाते हैं हम ये तो नहीं देखते यार ये तो जिस दुम्बे का गोश्त उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी तो ये गोश्त जो है बड़ा अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। गोश्त की क्वालिटी होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि जानवर जो है मोटा ताजा, उसके अंदर खूब गोश्त हो तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो बेसिकली कितने पाउंड गोश्त है या कितने किलो गोश्त है उस जानवर के अंदर, उस गोश्त की वैल्यू है। तो अब इस बंदे ने क्या करना है, इसने 40,000 पाउंड्स जो है वो कैटल इसने डिलीवर करना है, ठीक है। और इसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 40,000 पाउंड्स के कैटल आपको डिलीवर करूंगा। तो टोटल ये कितने पाउंड्स का कॉन्ट्रैक्ट करे? 1 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट करे, कितने पाउंड्स का करे, ठीक है। मैम आपकी आवाज कट रही है। अच्छा अब सही है। तो ये 1,20,000 पाउंड्स ऑफ कैटल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा अब देखो फर्क नोटिस करो, ये जो एलबीज है ना ये वजन वाले पाउंड्स है, और वो जो दूसरे पाउंड्स है वो ब्रिटिश करेंसी वाले पाउंड्स है। तो आपने जानवर के वजन वाले पाउंड्स को करेंसी वाले पाउंड्स के साथ मिक्स नहीं करना। समझ आ गई क्लास? समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। ठीक है। तो इसने कितने पाउंड्स में कॉन्ट्रैक्ट करना है? इसने 1,20,000 पाउंड्स का कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम हम पेपर में तैयारी किस तरह से करेंगे? पेपर में आप तैयारी इस तरह से करोगे। मैम आपकी आवाज कट रही है। कट रही है? बाकियों को आ रही है? आ रही है मैम सही फिर तरह। आपके इंटरनेट का आ रही है। मैम आवाज कट रही है मैम, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैम। खैर रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएगी, डोंट वरी।
तो आप लोगों को अगर ये फिक्र है कि मैम हम पेपर में ये क्वेश्चंस कैसे जवाब देंगे, तो वो आप जवाब दोगे कि मैंने आपको इसी तरह की सिचुएशंस दी होंगी, ठीक है, और आपने उसमें जवाब देना होगा। मतलब जिस पैटर्न पे ये स्लाइड्स में क्वेश्चन है ना, इंशाल्लाह सेम पैटर्न पे ही होगा कि मैंने आपको एग्जांपल दी होगी कि फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, इसको ये इशू है तो वो क्या करे, या ये एक बंदा है वो फार्मर है वो क्या करे। सो मैंने आपको एग्जांपल्स दी होंगी जैसे इसमें आपको गिवन है इसी किस्म की, ठीक है, जो आपने सॉल्व करनी होगी। जी कोई सवाल पूछना है? मैम अगर इसमें थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो तो मैम जैसे उस दूसरे में थी मैम, उसमें अगर 1000 की वैल्यू की वो मतलब 1000 की जगह दूसरी वैल्यू होती तो इसमें फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, और कोई मसला तो नहीं होता, पैटर्न तो सेम है। देखो आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए ना, उसमें वैल्यूज जो भी आप वैल्यूज चेंज कर दो और आंसर निकाल लो, मल्टीप्लाई तो करना है। 1000 की बजाय 900 हो जाएगा, 1000 की बजाय 500 हो जाएगा, बात तो सेम है ना। डेल्टा एस तो वही है, डेल्टा एफ भी वही है, क्यूएस भी क्यूएफ भी है। क्यूएस की जगह आप कुछ और तो नहीं डालोगे ना, क्यूएस ही डालोगे। तो अगर वैल्यूज चेंज हो जैसे क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला तो सेम है, आप चेंज वैल्यूज डाल के आंसर निकाल लोगे, ठीक है। मैम आज के लिए इतना काफी है मैम, इंटरनेट का मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।